नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपका वर्णमाला टॉपिक से मैंने लिया है। और मैंने तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन जितना भी लिया है ना, पूरा वर्णमाला आपका मैं कवर करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी व्याख्या करते हुए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चीज़ों को, और चीज़ों को समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन में। और पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और सारी की सारी बातें आपको लगभग लगभग याद भी हो जाएंगी। तो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। भैया, स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका अग्र स्वर, और एक होता है आपका मध्य स्वर, और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। 3 भागों में बटा है। जो अग्र स्वर होता है ना, वो उसमें आता है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, है ना, जिसको आप छोटी ई, बड़ी ई कहते हो। ए और ऐ आता है ना। ए ऐ क्यों आता है? क्योंकि आ और ई से इसका निर्माण हुआ है ना। तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। क्यों? आप जब संधि पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे आ धन ई बराबर ए पढ़ोगे, है ना। और मध्य स्वर जो होता है उसमें एक ही वर्ण आता है, केवल और केवल ह्रस्व आ, जिसको आप छोटा आ कहते हो। और बाकी के बाकी जो बच रहे हैं वो आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। जैसे छोटा आ यहाँ हो गया, तो अब बड़ा आ यहाँ हो जाएगा, है ना। छोटी बड़ी यहाँ हो गया, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ यहाँ हो जाएगा, है ना। और री को नहीं बांटना है आपको, है ना। री को आपको नहीं बांटना है। ए और ऐ यहाँ पर हो गए हैं। ओ और औ यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर पश्च स्वर में ही ओ और औ आ जाएगा। ओ और क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा, है ना। ओ और औ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये वाला जो वर्ण होता है, ऐसे लिख करके ऊपर ऐसे अर्धचंद्र दे दिया जाता है, ये भी आपका पश्च स्वर में आएगा। तो कह रहा है कौन सा पश्च स्वर है। भैया, पश्च स्वर में बड़ा आ है। तो देखो, ये तो बड़ा पश्च स्वर हो गया। ये ए जो है ये अग्र स्वर में जा रहा है, जो छोटा है ये मध्य स्वर में जा रहा है, और ओ जो है ये पश्च स्वर में जा रहा है। तो पश्च स्वर वाला अब आपको समझ में आया होगा पश्च स्वर कौन है। तो मैं कहता हूं कि इसको आप पेन डाउन कर लीजिए, तो तैयार रहेगा, है ना, लंबे समय तक तैयार रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना दूसरा क्वेश्चन है, और इस दूसरे क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। भैया, संयुक्त व्यंजन नहीं है ये कहा है। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, इनकी संख्या होती है कितनी? 4। संयुक्त हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है छ, एक तो है त्र, और एक है ज्ञ, और एक है स्र, है ना। देखो, गलती हो रही है, ये एक है स्रा, है ना। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? छा का जो निर्माण है ये आधा का और आधा का और सा से हुआ है ना। आधा का और खष्टी सा, सॉरी, ये आधा का और खष्टी सा से हुआ है छा का निर्माण। त्रा का निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण आधा ता और रा से हुआ है। ज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? आधा जा और यहाँ से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ रहेगा, चा छा जा झा यहाँ, है ना, यहाँ। और ये जो स्रा है, ये जो स्रा है आपका, ये वाला जो स्रा है, इसका निर्माण होता है बड़ा सा, है ना, आधा रहेगा और रा रहेगा। बड़ा सा आधा रहेगा और रा रहेगा स्रा। तो इनको आप पेन डाउन कर लीजिए, अच्छी बात रहेगी। कौन कह रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ त्र ज्ञ स्रा ये होता है। छ हो गया, स्रा हो गया, त्र हो गया। जो खष्टी सा है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये बल्कि आपका ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इनमें से कौन सा स्वर है। भैया, कौन सा स्वर है ये पूछ रहा है ना। तो देखिए, पहली बात तो ये ला, है ना, ये आपका, अगर ला और वा की बात करें तो ये दोनों अर्ध स्वर कहे जाते हैं, है ना। ये दोनों क्या कहे जाते हैं? अर्ध स्वर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर अर्ध स्वर नहीं पूछा है, स्वर पूछा है ना। तो ये तो नहीं होगा। का ये क्या है? आप तो जानते हो ये व्यंजन वर्ण है।
ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। री, री आपका हिंदी का वर्ण नहीं है। री आप जब भी पढ़ोगे तो संस्कृत वाला पढ़ोगे। ये किसमें है, संस्कृत में ये रहता है, संस्कृत का है। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो संस्कृत वाला तो ये तो सही नहीं होगा। ये वाला ही आपका क्या है, ए जो ए आपका दिया गया है, ये आपका क्या है, स्वर है ना। आप लोग भी खुद निकाल पाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन मेरा जो प्रयास है वो व्याख्या करने पर है। जैसे ला के बारे में और वा के बारे में इसी वक्त मैंने बता दिया, अर्ध स्वर होते हैं। का के बारे में बता दिया और री के बारे में आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य वर्ण है। भैया कंठ और तालु से जो उच्चारित होता है उसी को बताना है कंठ तालव्य, है ना। तो देखिए ये ओ और औ आप तो जानते हैं, है ना। ओ का निर्माण आ और ऊ से हुआ है, आ और ऊ से हुआ है। और आ होता है कंठ, आ होता है, आ का उच्चारण कंठ से होता है, ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कंठोष्ठ हो जाएंगे, कंठ और ओष्ठ, है ना। ये जो आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ है, ये तो आपका अभी मैंने बताया ऊ क्या है, ओष्ठ है। तो ये आपका ओष्ठ ध्वनि हो गई, है ना। ये क्या हो गई, ओष्ठ ध्वनि हो गई। ये आपका जो छ और स्रा दिया है तो ये तो आपका संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये जो ए और ए है ना, ए और ए आप तो जानते हो इसका निर्माण आ और छोटी ई से हुआ है ना। आ आपका कंठ होता है, ई आपका तालु होता है, तो दोनों मिलाकर कंठ तालु से इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है। भैया दो दो गुण जो व्यक्त करे वही क्या है, द्विगुण व्यंजन होता है ना। तो देखते हैं यहाँ पर ये री और री, आपको तो मैंने अभी बताया री क्या होता है, संस्कृत का वर्ण है, और री आपका हिंदी का भले ही है ना। तो ये तो आपका द्विगुण व्यंजन नहीं है, ये री संस्कृत का है और री हिंदी का है। और ये छा और स्रा ये अभी बताया मैंने, ये संयुक्त है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन होता है। और अंग और अ ये क्या है, अयोग वाह वर्ण होता है, अयोग वाह वर्ण होता है। और ये जो डा और ढा है तो आपने नीचे देखा होगा डा और ढा में नीचे बिंदी है। अगर आपका डा और ढा के नीचे बिंदी ना रहे, यहाँ पर तो बिंदी है ना, अगर बिंदी ना रहे, देखो ऐसे केवल डा रहे, बड़ा लफड़ा है, डा और ढा बिंदी ना रहे तो ये डा और ढा है, लेकिन बिंदी लग गई है तो इसका उच्चारण ड़ ढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, ड़ ढ़ हो जाता है। तो ये एक गुण है और ये इसका द्विगुण है, तो इसी को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसी को ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है ना। इसी को ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। द्विगुण व्यंजन कहो या ताड़नजात व्यंजन कहो, दोनों की बातें सेम है। तो आपका ड और ढ, ये जो ड़ और ढ है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। भैया कंठ और तालु दोनों होना चाहिए, है ना, कंठ और तालु दोनों होना चाहिए, है ना। तो देखिए कंठ से आ का उच्चारण होता है और तालु से ई का उच्चारण होता है ना। तो ये है कंठ, ये है तालु, आ और ई मिला करके क्या बना लेते हैं, ए या फिर ए बनाते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए, ये आपका कंठ तालु हो जाएगा। और ओ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि कंठ इसका निर्माण कैसे हुआ, आ और ऊ से, आ और ऊ मिल करके ओ बनाते हैं। ये कंठ है, ये ओष्ठ है, कंठोष्ठ ध्वनि है। और इसे आप तो जानते हैं चा छा, चा वाली लाइन जो होती है वो तालु होती है ना, वो क्या होती है, ताल होती है। और जो हा वर्ण होता है ना दोस्तों, हा देखिए वैसे तो ये आपका कहा जाता है कंठ से उच्चारित होता है, ये हा कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है वा का उच्चारण स्थान बताओ। भैया वा का उच्चारण स्थान बताना है। आप तो जानते हो वा जो है, वा का उच्चारण करिए, वाह, है ना। तो यहाँ पर जो वाह है इसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करना पड़ जाता है, तो ये दंतोष्ठ होगा। दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग, देखो वाह कहो,
वाह कहोगे तो आपको लगेगा कि वाह कहने पर ओष्ठ जो है वो सिकुड़ रहा है ना। ओष्ठ कहने पर दोनों ओष्ठ ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही मिल रहे हैं, और जिह्वा को देखोगे तो आपका जिह्वा दांत के पास जा रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ व्यंजन हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां हैं। भैया मूर्धन्य, मूर्धा से जो उच्चारित होती हैं वो क्या है, मूर्धन्य है। अब मैं यहीं पर थोड़ी सी आपको बात बता दूं, आपका जो मुंह होता है ऐसे, ये निचला वाला हिस्सा होता है, ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है। ये ऊपर वाला जो छत है, मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऊपर जो छत है यहीं पर आपका दांत लगा है, यहीं पर क्या लगा है, दांत, है ना। दांत के ऊपर क्या होता है, तालु होता है। तालु के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर आओगे आधे से थोड़ा ज़्यादा तो वहाँ पर होता है मूर्धा। वहाँ पर क्या होता है, मूर्धा होता है ना, तो ये होता है मूर्धा। तो जब हमारी जिह्वा खूब ज़्यादा मुड़ती है, देखिए अगर ये हमारी जिह्वा इतना मुड़ जाए, इतना मुड़ जाए तब होता है मूर्धन्य। और टा का उच्चारण करिए, देखिए आपकी जिह्वा खूब पीछे जा रही होगी, है ना। टा, तो वो है आपका मूर्धा। टा, ठा, ड, ढ, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फा नहीं होना चाहिए, ये फा वाला जो है ये गलत हो जाएगा। फा आपका ओष्ठ में आएगा, तो इसकी जगह पर ठा बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। टा, ठा, ड और ढा, ये आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन ही होगा, है ना। ये तो बड़ा लफड़ा है। का के बाद छा आ गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है। वैसे हमारा जो मूर्धा होगा वो क्या होगा, टा, ठा, ड, ढा, यही हमारा क्या होगा, सही है। क्योंकि टा, ठा, ड, ढ का उच्चारण में देखिए हमारी जिह्वा एकदम ऐसे ही मुड़ रही है, यहाँ तक जा रही है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। तो देखिए आप तो जानते हैं पार्श्विक व्यंजन में कौन आता है, ला आता है। पार्श्विक व्यंजन में कौन आता है, ये आपका ला पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। एक यहीं पर मैं आपको और बता दूं, रा प्राकंपित व्यंजन होता है। ये जो रा होता है ये क्या होता है, प्राकंपित व्यंजन होता है, प्राकंपित व्यंजन। तो ये सब पूछे जाते हैं, प्राकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, है ना। और ये या और वा जो होते हैं ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं, है ना। ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। या, र, ल, व, ये चारों क्या होते हैं आपका, ये चारों सॉरी सॉरी, ये अब याद नहीं आ रहा है ना। ये या, रा, ला, वा, है ना, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन का संधि विच्छेद करोगे, अंतः धन अस्त, यानी मुख के अंदर ही ये कंपन उम्पन जो होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, लेकिन या, रा, ला, व को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। और ये बड़ा सा जो है ये आप तो जानते हो ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। और ये चा वाली लाइन का है, तो इसका उच्चारण जो होता है ना, ये सॉरी चा, छ, ज, झ, झा है। तो ये चा वाली लाइन का है, तो ये तालु से इसका उच्चारण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है। भैया महाप्राण वाली बात अब पूछ रहा है। एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है आपका महाप्राण, है ना। जो आपका अल्प प्राण होता है, जो आपका अल्प प्राण होता है, एक होता है अल्प प्राण, है ना, अल्प प्राण, और एक होता है आपका महाप्राण, एक होता है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है ना कि पहला कोई भी वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का मतलब है क, च, ट, त, प, का वाली लाइन, चा वाली लाइन, टा वाली लाइन, ता वाली लाइन, पाल वाली लाइन, है ना। इनके जो वर्ण होते हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो हर का, चा, ट, त, प वाली लाइन के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर अल्प प्राण होते हैं। और व्यंजन जो व्यंजन वर्ग होता है उसमें जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है वो आपका महाप्राण होता है। तो इस तरह से, और का अल्प प्राण है, खा महाप्राण हो जाएगा। खा दूसरा अक्षर है ना, महाप्राण। तो यहाँ पर खा तो महाप्राण हो गया। अब ग,
तीसरा अक्षर है का खा गा, गा तीसरा अक्षर है, तीसरा वाला अल्प प्राण में आता है। घा चौथा अक्षर है, महाप्राण में आता है, तो ये भी महाप्राण हो गया, ये भी क्या हो गया, महाप्राण। अब च अल्प प्राण है, छ महाप्राण है, ज अल्प प्राण है, ज क्या है, अल्प प्राण है, तीसरा अक्षर है ना, च छ ज तीसरा अक्षर है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, है ना, अल्प प्राण। और झा चौथा अक्षर है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो इन सब में महाप्राण 4 ध्वनियां हैं, ख घ झ, है ना। और ये जो जा है ये महाप्राण नहीं है ना, ये और ये तीनों महाप्राण हैं। और कह रहा महाप्राण कौन नहीं है, जो महाप्राण नहीं होगा वो अल्प प्राण होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का टिकआउट, क्वेश्चन का आंसर बताकर आगे बढ़ना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि क्वेश्चन जो मिला है उसको लेकर के थोड़ी व्याख्या की जाए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठे, है ना। बढ़ते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवत नहीं समृत होना चाहिए, कौन सा स्वर समृत है ना, ऐसे रहता है समृत स्वर, है ना। तो मैं यहाँ पर 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक होता है आपका विवृत, एक होता है अर्ध विवृत, है ना, समझ लीजिएगा आप लोग, अर्ध विवृत, है ना। एक होता है आपका समृत, और एक होता है आपका अर्ध समृत। क्या होता है, अर्ध समृत। तो सभी को आपको जान लेना है। विवृत में कौन आता है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, इसमें केवल और केवल बड़ा आ आता है। और अर्ध विवृत या आधा खुला हुआ में कौन आता है, छोटा आ आता है, ऐ आ जाता है और औ आ जाता है ना, औ आ जाता है। और समृत का मतलब क्या होता है, बंद। समृत का मतलब क्या होता है, बंद होता है। और इसमें कौन आता है, इसमें छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है। और जो बच गया वो आपका अर्ध समृत हो जाएगा, है ना। अर्ध समृत आप तो जान रहे हो कौन बचा है, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, है ना। ये सब तो हो गया, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा बचा है। तो ये आपका जो ए है और जो आपका ओ है, यही बचा है। ये आपका क्या होता है, अर्धसमृत होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप पेन डाउन कर लीजिए, लेकिन आपको तैयार करके रखना है और इस चीज़ को समझना है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, ये शायद क्वेश्चन हो गया था क्या, चलो कोई नहीं, है ना, बताते हैं कौन सा स्वर है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने बताया ये पार्श्विक व्यंजन है, ये का है, ये व्यंजन होता है ना। ये आपका ला व्यंजन है, का भी व्यंजन है, री आपका हिंदी वाला है ही नहीं, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। भैया कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, ए, है ना। ए का निर्माण किससे हुआ है, आ और ई से मिल करके ए का निर्माण होता है। तो आ आपका कंठ होता है, ई तालु होता है, कंठ और तालु मिल करके ए का कंठ तालव्य, है ना, कंठ तालु कितना है आपका, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर जो ध्वनियाँ होती हैं, स्वर की जो ध्वनियाँ होती हैं उनके प्रकार क्या हैं। तो आपका एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, दीर्घा लिखा है, दीर्घ रहेगा, है ना। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। अब मैं आपको ह्रस्व स्वर बता दूं, आपका ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, है ना। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। और दीर्घ स्वर में कौन आता है, इनको छोड़ करके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। अब कौन कौन सा है, जैसे आपका बड़ा आ है, बड़ा ऊ है ना, बड़ी ई है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, और री तो हो गया इसमें, है ना।
ए ऐ ओ औ सभी हो जाएंगे इसमें। प्लूत में क्या होगा, प्लूत ध्वनियाँ जितने भी स्वर हैं सब प्लूत ध्वनियाँ होती हैं, सब प्लूत ध्वनियाँ होती हैं, है ना। जैसे अभी कह दिया जाए आ, कह दिया जाए आ को खींच दिया जाए आ, तो ये क्या है, प्लूत हो गया। ई को खींच दिया जाए ई, तो ये भी प्लूत हो गया, है ना। तो किसी भी स्वर को जब हम खींच देते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाता है, प्लूत। तो सभी स्वर प्लूत होते हैं, सभी स्वर को प्लूत ध्वनि के रूप में उच्चारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्लूत में सभी स्वर आ जाएंगे, है ना। जैसे आ लिखेंगे, आ हम ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे ऐसे दे देंगे, तो इसका मतलब आ को खींच दिया गया है ना। समझ रहे हो ना। ए लिख करके ऐसे, इसके आगे ऐसे दे देंगे, है ना, तो इसका मतलब ए को खींच दिया गया है। तो आपका प्लूत ध्वनियाँ सभी के सभी स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर ये होता है, दीर्घ स्वर ये होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ये जो आपका वर्ण शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, वर्ण आप तो जानते हो, वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था। तो वर्ण का मतलब जाति होता है। वर्ण माने अक्षर, ये भी होता है वर्ण, है ना। वर्ण माने रंग भी होता है ना। तो वर्ण के ये तीनों अर्थ हैं, लेकिन वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि कहा था वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा नहीं है, आकाश नहीं है ना दोस्तों। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक हुई है आज, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाया हूँ। बहरहाल आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी रही वीडियो हमारी। धन्यवाद।